हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइव विद रौनक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी जीके जीएस पीवाईक्यू पैटर्न क्वेश्चन सीरीज। आज आपकी ये 9th क्लास रहने वाली है। बाकी की जो 8th क्लास है वो चैनल पे पड़ी है। जिसने अभी तक नहीं देखी है वो चैनल पे जाके सभी क्लासेस देख सकते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पीवाईक्यू आए हुए हैं। तो एक ही जगह आपको सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा समय गवाए। और शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए है वाराणसी, बी लखनऊ, सी मैसूर या डी बेंगलुरु। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान जो है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। 1992 में इसे स्थापित किया गया था, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति की गई? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति या पीली क्रांति? तो दुग्ध उत्पादन की बात करें, इसको बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति लाई। और श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो वर्गीज कुरियन को जाना जाता है, माना जाता है। वर्गीज कुरियन यहाँ आपका श्वेत क्रांति के जनक जाने जाएंगे। ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है। और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति लाई गई। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है वह किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है 1 हेक्टेयर से कम, 1 से 2 हेक्टेयर, 2 से 3 हेक्टेयर या 3 से 4 हेक्टेयर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, 1 से 2 हेक्टेयर। 1 से 2 हेक्टेयर जिनके पास जोत क्षेत्र है उन किसानों को छोटे किसानों के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला रहने वाला इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है, पहला है आपका हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति या इन सभी से। ठीक है, तो इंद्रधनुषीय क्रांति जो है वो इन सब से मिलकर बनी है। इंद्रधनुषीय, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, इन सभी से मिलकर जो बनी है उसे इंद्रधनुषीय क्रांति कहते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है आपका, मिश्रित कृषि में सम्मिलित है विभिन्न फसलों का योजनाबद्ध तरीके से उत्पादन, रबी के साथ साथ खरीफ फसलों को उगाना, कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना, फलों को उगाना तथा सब्जियों को भी उगाना। तो यहाँ पे मिश्रित कृषि से आपका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना। ये आपका हो जाएगा मिश्रित कृषि के अंतर्गत आने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका रहने वाला है, मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है? भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल या भारत भूटान? तो मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा है, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य चलने वाली रेल सेवा है। किसके मध्य? भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन सेवा है। यह कोलकाता की बांग्लादेश की राजधानी ढाका से जोड़ती है। ठीक है, यह कोलकाता को, जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, उस दोनों के बीच ये जोड़ती है। इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2008 से हुई है, मैत्री एक्सप्रेस जो रेल सेवा है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह को बढ़ा के कितने कर दिया गया? ऑप्शन है 9 माह, 12 माह, 15 माह या 18 माह। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह की थी उसको बढ़ाकर ऑप्शन पर बी राइट हो जाएगा 12 माह यानी 1 साल की कर दी गई। ठीक है, 6 महीने से बढ़ा के 12 माह अथवा 1 साल की कर दी गई। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 4 अप्रैल 1951, 20 जून 1951, 27 अप्रैल 1951 या 23 दिसंबर 1951? ऑप्शन ए बी सी डी क्या हो जाएगा यहाँ पर? पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? ऑप्शन ए बी सी। राष्ट्रपति शासन क्या होता है, जहाँ पर कई बार सरकार जो है वो विफल हो जाती है और उसके अलावा क्या होता है, राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाता है। तो पहला जो राष्ट्रीय शासन था वह कब लगा? 20 जून 1951 यहाँ आपका राइट हो जाएगा जी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला रहने वाला है, अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? नागालैंड, जम्मू कश्मीर, असम या पंजाब? तो सबसे सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन की बात करें तो यह जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है। ठीक है, 6 साल 264 दिन, 6 साल 264 दिनों तक यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू रहा था। ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, 8 जनवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 जनवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है?
ऑप्शन विज्ञान दिवस, शिक्षा दिवस, महिला दिवस या पृथ्वी का घूर्णन दिवस। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, पृथ्वी का घूर्णन दिवस। 8 जनवरी को विश्व भर में पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद पृथ्वी की घूर्णन गति, उसके प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है प्रश्न नंबर 11, एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई? 1980, 1981, 1983 या 1986। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, एड्स के लिए जो जिम्मेदार वायरस होता है उसकी पहचान 1983 में हुई। 20 मई 1983 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला है यहाँ पे प्रश्न नंबर 12, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? एनोक्सिया, ल्यूकेमिया, एनीमिया, सेप्टिमिया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ल्यूकेमिया। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रोग विज्ञान की भाषा में ल्यूकेमिया कहा जाता है। जब क्या होता है, ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स जो है उनकी मात्रा काफी बढ़ जाती है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला रहने वाला है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपका स्थित है राष्ट्रीय पोषण संस्थान NIN। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर क्या होगा, राइट हो रहा है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन या फास्फोरस। तो तत्व की बात करें जिस कारण घेंगा रोग हो जाता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, आयोडीन कमी के कारण। आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 15 है, मनुष्यों के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? मतलब नेत्रों जो आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जो होता है वो बहुत ही यूजफुल है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए विटामिन ए का होना बहुत ही आवश्यक है, जो कि सर्वाधिक मात्रा गाजर में पाई जाती है विटामिन ए की। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? जीके तथा जीएस दोनों का ही मिक्स क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल जो है ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या काम है? ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणु को नष्ट करना, रक्ताल्पता का निवारण या लौह का उपयोग। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा, शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य है वो है रक्त अल्पता का निवारण। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ब्लड को नापता है कि हमारे शरीर में ब्लड जो है वो कितना है। हीमोग्लोबिन आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आयरन की कमी अगर होती है तो हीमोग्लोबिन का स्तर जो होता है कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। आयरन की कमी, विटामिन की कमी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम, 1230 ग्राम, 1100 ग्राम, 1500 ग्राम। कितना होता है मस्तिष्क का वजन? अगर एक औसत वयस्क मानव मस्तिष्क की वजन की बात करें तो लगभग 3 पाउंड होता है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, 1350। 1350 से 1400 ग्राम। ठीक है, पाउंड में बात करें तो लगभग 3 पाउंड आपका एक मानव के मस्तिष्क का लगभग वजन होता है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एपिडर्मिस, प्रोटोडर्मिस, डर्मिस या इनमें से कोई नहीं। तो त्वचा की जो ऊपरी सतह होती है वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, एपिडर्मिस कहलाती है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 20 है आपका, प्रथम परखनली शिशु का क्या नाम था? आस्था, इंदिरा, डॉली या लुइस। प्रथम परखनली शिशु का क्या नाम था? यानी प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है आस्था, बी इंदिरा, सी डॉली या डी है आपका लुइस। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, लुइस जॉय ब्राउन। प्रथम दुनिया की पहली परखनली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी जो थी वो लुइस जॉय ब्राउन का पूरा नाम था, लुइस जे ब्राउन। 25 जुलाई 1978 के इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है प्रश्न नंबर 21, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? अग्नाशय, अवटु, पीयूष या प्लीहा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह अंतस्रावी ग्रंथियों के लिए कार्य करती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो रहा है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है,
मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो प्रमस्तिष्क कहलाता है और इंग्लिश में इसे सेरेब्रम कहते हैं। सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क जो है ये मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा क्या होता है भाग होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला रहने वाला है मानव रक्ताधान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है? यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? बी प्लस, ओ ग्रुप, ए बी ग्रुप या ए प्लस ग्रुप? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो ओ पॉजिटिव होता है। वो कैसा होता है? वो सर्वदाता होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर, ओ ग्रुप के लोग जो होते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स या इओसिनोफिल्स? तो लाल रक्त कणिकाएँ जो हैं ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका, इरिथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती हैं। इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? क्या पूछा है? निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? यकृत, अस्थिमज्जा, प्लीहा या परिशोधिका? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आरबीसी का कब्रिस्तान जो है ऑप्शन नंबर सी प्लीहा को कहा जाता है, प्लीहा। जी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। लार में कौन-सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, टाइलिन, टैनिन या रेज़िन? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा टाइलिन। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ने में मदद करता है। ठीक है? जी, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? ह्यू गेट्स, सर जॉन साइमन, सर पैट्रिक लॉरेंस या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था, उसका इन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से क्या किया था? नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सर पैट्रिक लॉरेंस। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है भारत के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग बाउंड्री कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? अगर सरल क्वेश्चन में हम कहें तो इसका एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान की मध्य जो सीमा रेखा थी, उसका बँटवारा किसने किया था? उसको नाम किसने दिया था? तो यहाँ पर राइट आंसर जो है भारत के संदर्भ में 1947 में नियुक्ति सीमा आयोग बाउंड्री कमीशन की जो अध्यक्षता थी वो रेडक्लिफ के द्वारा की गई थी। इनका पूरा नाम है सर सिरिल रेडक्लिफ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो रहा है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट किसने लिखी है? वी.एन. राव, श्री राजगोपालाचारी, कृष्ण मेनन या बी.पी. मेनन? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी.पी. मेनन। द स्टोरीज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट की किताब को बी.पी. मेनन ने लिखा है। ये किताब जो भारत के राजनीतिक एकीकरण पर आधारित है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? फ्री इंडियन लीजन नामक सेना जो है वो किसने बनाई? लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस या वी.डी. सावरकर? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा नाम इसका है टाइगर लीजन या फ्री इंडियन लीजन। ऑप्शन नंबर सी राइट, सुभाष चंद्र बोस द्वारा ये सेना बनाई गई थी। ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला रहने वाला है 31st क्वेश्चन। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, अरविंद घोष या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी के द्वारा फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की गई। जी, 1944 में 1904 में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई। ये गांधी जी का पहला आश्रम था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला या मैसूर? क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1947 में हैदराबाद को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा पूर्णतः मिलाया गया था। जी, 1947 यहाँ पे आपका राइट आंसर हैदराबाद हो रहा है। चलेंगे अगला क्वेश्चन पे। अगला है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? सिंधु, झेलम, झेलम व चिनाब, चिनाब व रावी, रावी व व्यास? तो सिंधु व झेलम नदियों के बीच तक्षशिला जो था वह ये सिंधु प्राचीन शहर तक्षशिला, और अब यह शहर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में स्थित है। पहले ही सिंधु और झेलम नदियों के बीच स्थित था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो भूदान आंदोलन को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, कबीर के गुरु कौन थे? नामदेव, बल्लभाचार्य, रामानंद या रामानुज? कबीर के गुरु का नाम बताना है यहाँ पे। कबीर दास जी के गुरु का नाम, तो यहाँ पे रामानंद आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न रहने वाला है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1550, 1576, 1650 या 1701? तो यहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर की सेना के मध्य लड़ा गया था। 1576 यहाँ आपका राइट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है यहाँ पे, बुद्ध के गृह त्याग का क्या प्रतीक था? घोड़ा, भेड़, बैल या हाथी? तो बुद्ध के जो गृह त्याग था उसको, उसका जो क्या था प्रतीक था, वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घोड़ा या अश्व जो था वो बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक था। और इसको उसके संप्रदाय में महाभिनिष्क्रमण भी कहा जाता है। आपसे या ये पूछ लिया जाए कि बुद्ध का जो महाभिनिष्क्रमण हुआ था उसका प्रतीक क्या था, या बुद्ध के गृह त्याग को अन्य नाम से जाना जाता है महाभिनिष्क्रमण, जिसका प्रतीक घोड़ा था। जी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य कह लीजिए, विष्णुगुप्त कह लीजिए, किसका प्रधानमंत्री था? या चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु या अशोक? तो चाणक्य जो थे ये ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। इनकी फेमस बुक जो थी वो अर्थशास्त्र थी। अर्थशास्त्र पूछ ली जाए किसके द्वारा लिखी गई है, तो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है 39, पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है? लेबनान, सीरिया, इराक या फिलिस्तीन? ऑप्शन ए, बी, सी। पवित्र भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, फिलिस्तीन को पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है। जी, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और प्रश्न नंबर 4 है, सॉरी 40 क्वेश्चन नंबर है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। किस देश को एंटिलीज का मोती उपनाम से जाना जाता है? किस देश को एंटिलीज का मोती बोला जाता है? बहरीन, क्यूबा, सिंगापुर या इटली? जी, ऑप्शन ए, बी, सी, डी क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? एंटिलीज का मोती किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा क्यूबा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्यूबा को एंटिलीज का मोती जो है वो कहा जाता है। क्यूबा यहाँ पे आपका राइट आंसर है। जी, और आज के ये टॉप 40 क्वेश्चन जो हैं वो यहीं पे समाप्त होते हैं। और कमेंट में ज़रूर आपको बताना है कि कैसी लगी आपकी क्लास, और 40 में से आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए हैं, आपके जो स्कोर है 40 प्लस में से कितने बन रहा है। और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करना है। भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? जिसको भी आंसर पता हो वो प्लीज़ नाम ज़रूर बताइएगा, आंसर इसका ज़रूर कमेंट करिएगा। तो हम चलते हैं और फिर मिलेंगे आपसे एक नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।